A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 साइंस एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी है, इसके चैप्टर नंबर 10 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, और ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप जितने भी मेरे चैप्टर्स हैं उनके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी देखना, तो उन सब के लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तो कृपया नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें, लिंक में मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। तो इस चैप्टर में आप जैसा कि आप इसके नाम से भी समझ गए हैं, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से सेल्स डिवाइड होती हैं, और सबसे पहली बात कि डिवीजन का कारण क्या है। तो आप सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म भी होगा, और वो सबकी जो लाइफ स्टार्ट होती है, जब कोई भी लाइफ स्टार्ट हुई है, हमने इवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जब इस अर्थ के ऊपर जीवन स्टार्ट हुआ था तो वो एक सिंगल सेल के रूप में स्टार्ट हुआ था। हम जानते हैं, हमने डिफरेंस पढ़ा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स पे। हमने बात किया था प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होते थे जो प्रिमिटिव सेल्स जिनको हम कहते हैं, वो बहुत सिंपल से सेल होते थे। और हम ये भी जानते हैं कि जब जीवन स्टार्ट हुआ था इस अर्थ पर, पहला जो जीव बना था वो जो था वो एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म था। तो आज भी हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं आज भी। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज हो गए, वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी लार्ज से लार्ज भी ऑर्गेनिज्म अगर है, तो उसकी स्टार्ट कैसे हुई है, उसकी लाइफ फॉर्म सिंगल सेल से। हमारी उत्पत्ति, ह्यूमन बींग्स, बाकी के सारे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जो लिविंग हैं, उन सब की शुरुआत होती है एक सिंगल सेल से। एक जो स्टार्टिंग की जो सेल होती है वो एक सिंगल सेल होती है। उस सेल के फर्दर डिवीजन होते जाएंगे और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते जाएंगे, और फिर वो नंबर ऑफ सेल्स जो होते थे, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे, एक तरीके के सेल्स जो होंगे वो एक तरीके का ग्रुपिंग बना देते हैं, जिसको हमने क्या कहा था, टिश्यू कहा था। सेल डिवीजन करते करते बहुत सारे मल्टीपल सेल्स बनते जाते हैं, फिर वो और फर्दर डिवीजन करते जाएंगे, और एक ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। और एक टिश्यू जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी बनता है। तो ये हम सारी चीज़ें अभी तक जान चुके हैं। ये एक हायरार्किकल प्रोसेस है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो, उन सब की लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, उन सब की लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। ग्रोथ जो होती है और रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्स के और सभी ऑर्गेनिजम्स के। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो अमीबा हो सिंगल सेलुलर, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस की बात करें, हम फंगस की बात करें, सभी ऑर्गेनिजम्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। वो साइज में बड़े होते हैं, आपको उसके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो जितने लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर लेवल से हमारा मतलब ये हुआ कि जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी ग्रोथ जो है उसी के साथ ही रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब जब उनकी सेल एनलार्ज हो जाती है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती थी। हमने पढ़ा था, अमीबा के बारे में पढ़ा, पैरामीशियम के बारे में पढ़ा, अलग अलग तरीके से हमने बात किया कि किस तरीके से सेल जो होती है डिवीजन हो जाती है। ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसके अंदर होता है। जैसे जैसे सेल बड़ी हो जाएगी साइज में, उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, डॉटर सेल। फिर डॉटर सेल की ग्रोथ होगी, वो बड़ी हो जाएगी, फिर उसके फर्दर दो टुकड़े हो जाएंगे, या फिर बडिंग के रूप में वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। उसे ग्रो करना है और उसे रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस उसे क्यों करना है, ताकि उसकी स्पीशी प्रोपोगेट करती रहे, उसकी स्पीशी का एग्जिस्टेंस बना रहे। यही कारण है रिप्रोडक्शन का, यही महत्व है रिप्रोडक्शन का। जितने भी सेल्स होती है वो रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं, दो सेल्स में टूट जाती है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। ये किसके रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ये बात हो रही है ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, सेल कैसे रिप्रोड्यूस कर रही है, बाय डिवाइडिंग इनटू टू, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल। ये हम जानते हैं, हमने देखा। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि एक सेल होगी वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, या तो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी, या तो बडिंग की द्वारा डिवाइड हो जाएगी, किसी भी तरीके से। जो ये नई सेल्स बनती हैं, दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देम सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। वो फिर ग्रो करेंगी और वो डिवाइड करेंगी।
किस किस क्या होगा उससे, गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंट। अब जो ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, हम ये सारी बातें क्लास 6, 7, 8, 9 जो भी क्लासेस थी उसमें हम कर चुके हैं। अब हम इससे थोड़ा हायर लेवल पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था उसके अंदर क्या था, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। तो सिंगल पेरेंट अगर इन्वॉल्व है उसके अंदर एन आएगा, सिंगल पेरेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो जो अगर सिंगल पेरेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है तो वो क्या होगा, वो अपने पेरेंट की कॉपी होगा, बिल्कुल जैसा उसका मदर सेल होगा वैसा ही आपको डॉटर सेल मिलेगा। तो क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो जो प्रोजेनी होती है वो एग्जैक्ट ट्रू कॉपी होगी। वो कैसे हो पाता है, ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो वेरिएशन के चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 0% है वेरिएशन, ये चीज़ आपको अब समझनी पड़ेगी, आपको एसिमिलेट करना पड़ेगा। क्लास 6 से लेकर 10 में हमने अब तक जो पढ़ा है उस सबको एसिमिलेट करिए। एसिमिलेशन का मतलब है अपने दिमाग में उस सबको एक साथ लेकर आइए और फिर रिजल्ट निकालिए। हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर वेरिएशंस होंगी, 0% नहीं, थोड़ी सी वेरिएशन होंगी बट इतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती हैं। और इतनी ज़्यादा ना वेरिएशन होने की वजह से जो नई प्रोजेनी बनती है वो एग्जैक्टली कॉपी होती है अपने पेरेंट की। इन अदर वर्ड्स, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million cells। तो एक सेल जो होगी वो डिवाइड होके मिलियंस ऑफ सेल में डिवाइड हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल जो है किस तरीके से डिवाइड होती है, दो तरीके के डिवीजन हम इसमें चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है माइटोटिक और एक होता है मियोटिक। माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है। देखिए, हो सकता है आप कुछ में से कुछ लोग जो है हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हों, जिसमें कि मैं साइंस की कुछ टर्म्स का यूज़ करूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोसिस एंड मियोसिस। तो अब साइंस जो होता है ना, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप उसे हिंदी में पढ़ो चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि समझना क्या है आपको, समझना आपको कंसेप्ट है। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। अगर माइटोसिस मैं बोल रही हूँ तो आपको कंसेप्ट अगर समझ में आया तो जैसे ही आप उसका हिंदी वर्जन अपने आप से किताब में देखोगे आपको झट से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या समझाया था। इवन इफ मैं माइटोसिस का हिंदी वर्ड नहीं बोल रही, माइटोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं अगर मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको, या उसको जर्मन में क्या कहते हैं, या उसको जापानीज़ में क्या कहते हैं, या फिर उसको रशियन में क्या कहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप समझ गए माइटोसिस कंसेप्ट क्या है तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप समझिएगा कि ये साइंस की क्लास है, ये लैंग्वेज की क्लास नहीं है। मैं बाइलिंगुअल इसीलिए पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे हिंदी के स्टूडेंट्स को भी उतने ही अच्छे तरीके से समझ में आए जितने मेरे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। तो हम सेल साइकिल की बात करेंगे। तो सेल साइकिल क्या होता है, तो इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे कि क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होगा, एक सेल में डीएनए रेप्लिकेट करेगा एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस। ये हम जानते हैं, एक सेल है वो साइज में ग्रो करेगा और उसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा और वो डिवाइड हो जाएगा। तो ऑल ये जितने भी प्रोसेस हैं सेल डिवीजन के, डीएनए रेप्लिकेशन के एंड सेल ग्रोथ, हैंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू एंश्योर करेक्ट डिवीजन। अब जब भी सेल डिवीजन हो रहा है, अब आप एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये सेल डिवीजन की हम बात करते हैं, एक सेल है वो दो पार्ट्स में टूट गया है ना, और एक नया पेरेंट मतलब नया जो है प्रोजेनी बन गया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, या फिर एक सेल था वो दो पार्ट्स में टूटता है और क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, जब भी सेल का डिवीजन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो ये सारे को क्या होना है, उसे कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन किस चीज़ का है, अगर एक सेल के अंदर, एक सेल को आपने, एक सेल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, एक सेल है ये पूरा, उसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमने सारा कुछ पढ़ा था। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हम जानते थे। अब बात हो रही है सेल डिवीजन की। तो जब भी सेल डिवीजन होगा, व्हेनेवर सेल डिवीजन टेक प्लेस, तो उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से होना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे
वो मेंटेन करने होंगे। चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें, चाहे अमीबा की बात करें, उसके अंदर भी अगर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो उस जेनेटिक मटेरियल को भी डिवाइड होना पड़ेगा। उस जेनेटिक मटेरियल को बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके में उसका डिवीजन होगा, ताकि जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसी के अंदर कोड्स हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के। जो वो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा दिखेगा, वो कैसे सांस लेगा, कितना बड़ा होगा, कैसे वो क्या करेगा, वो सारा का सारा जो कोडिंग है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर। तो जब भी कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए डिवीजन, ताकि वो जेनेटिक मटेरियल का नंबर जो है वो क्या रहे, मेंटेन्ड रहे। मान लीजिए अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स, ये किसकी बात हो रही है, ये ह्यूमंस की बात हो रही है। उनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, जिसको टोटल अगर हम काउंट करें 23 इंटू 2 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसको हम 23 पेयर्स में है ना। तो वो हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। ये बात ह्यूमन बींग्स की नहीं है, सभी ऑर्गेनिजम्स में जो नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जितना है वो रहेगा सेम। तभी तो वो जो नया प्रोजेनी बना है, नई जो ऑर्गेनिज्म बना है डिवीजन के बाद, वो सेम रहेगा। अदरवाइज वो कुछ और बदल जाएगा, बैक्टीरिया से बर्ड बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसमें सेम रहता है वो जब डिवीजन होती है। तो जो सीक्वेंस होती है इवेंट्स की, बाय विच अ सेल डुप्लीकेट एंड इट्स जीनोम synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into daughter cell is termed as cell cycle। तो जो सेल साइकिल क्या होता है, ये एक सेल थी, वो बनी, उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो सेल क्या होगी, थोड़ी सी ग्रो करेगी पहले, और फिर उसका डिवीजन होता है। जब वो डिवीजन होता है, ये एकदम सिंपल, ये ऐसे नहीं हो जाता डिवीजन, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो स्टेप्स है ना, इन सब स्टेप्स में क्या हो रहा था, उन सब स्टेप्स में क्या होता है, जीनोम सिंथेसाइज होता है। जो नए सेल के अंदर जाने वाला है जीनोम, वो सिंथेसाइज होगा, और वो जीनोम सिंथेसाइज होगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल बनेंगे दोबारा, और फिर वो सेल डिवाइड होगी, ताकि वो 2 सेल्स के लिए जितना जीनोम चाहिए, जो और मटेरियल चाहिए, वो सारा सिंथेसाइज करने के बाद। ये सारी डिटेल में आपको इतनी क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ आपको, जो भी स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास को देख रहे हैं उनको यहाँ पे हेड में ये क्लैरिटी होगा कि कोई सेल डिवीजन, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ग्रो करता है। अगर आपको सेल डिवीजन समझ में आता है, सेल साइकिल आपको समझ में आता है, तो ही आप समझ सकते हैं फर्दर फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में, वो क्या होती हैं, तभी आपको समझ में आएगा। वो एडवांस चीज़ें हैं, तो ये बेसिक्स है उसका। ओके, तो जब सेल ग्रोथ होती है, जब ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, जब सेल होती है इतनी छोटी सी, वो आपको बड़ी दिखाई देती है, तो क्या हो रहा है, उसका साइटोप्लाज्म, ये तो पड़ा हुआ है जो, उसका साइज बढ़ रहा है, मेम्ब्रेन का साइज बढ़ गया। तो ये क्या होता है, ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज जब होता है, इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। डीएनए सिंथेसिस कब हो रहा है, सेल बड़ी हो रही है साइज में, लेकिन डीएनए सिंथेसिस जब होगा वो तब होता है जब सेल का डिवीजन होने वाला है। जो रेप्लिकेट होंगे क्रोमोसोम, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट। तो हम, ये कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये सारी स्टेजेस के नाम होते हैं। जैसे कि माइटोसिस में दिखाया गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेज, ये सब होता है, साइटोकाइनेसिस। तो ये सारी स्टेजेस से वो गुजरता है। ये स्टेजेस के एक तो आपको नाम याद करने हैं। पहले आपको ये समझना है कि जब भी सेल साइकिल चलेगा, एक जो सेल है पहले वो साइज़ में बड़ा होगा, इतना छोटा सा सेल होगा, वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा, और उसके अंदर से डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा, तब जाके वो 2 सेल्स में डिवाइड होगा। यहाँ से यहाँ तक जो इवेंट्स होती है वो एक कॉम्प्लेक्स इवेंट होती है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। अब उसकी मैं आपको सिर्फ उतनी ही डिटेल पढ़ाऊंगी जितनी कि आपको ज़रूरी है समझने के लिए, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, और उतना डिटेल में जाने के लिए आपको उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जितना उसमें आपको डिटेल में जाने में वक्त लग सकता है। तो हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए हमको ज़रूरी है। ओके, तो अब हम 2 तरीके की, मैंने आपको बोला था हम 2 तरीके की सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। 2 तरीके की सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। तो माइटोसिस हम पहले देख रहे हैं। तो माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस जो होता है हमारे बॉडी की सारी सेल्स में, आप सुन लीजिए पहले, माइटोसिस हमारी बॉडी की सारी सेल्स में होगा,
चाहे वो जितनी भी सेल्स होंगी अदर देन सोमैटिक सेल्स में, यहाँ पे आपको दो टर्म्स मिलेंगी, एक मिलेगी सोमैटिक और दूसरी मिलेगी आपको सेक्सुअल। सोमैटिक वो सेल्स होंगी जो हमारे सेक्सुअल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी एनिमल के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के। वो कौन सी होंगी सेक्सुअल सेल्स? कौन सी होंगी? हमारे गैमीट्स फॉर्मेशन, मतलब कि स्पर्म एंड ओवम। ये छोड़ के बाकी पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स जहाँ पे डिवीजन हो रही है, वो सारी होती है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होती है वो। उसमें क्या होगा, ये एक सेल देखी आपने, उसके अंदर मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स हैं, मेटाफेज होगी, उसके क्रोमोसोम रेप्लिकेट, एनाफेज, टीलोफेज, और ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। सिमिलरली वैसे ही सेल्स बन जाएंगे। इससे पहले भी यहाँ पे सेल का एक स्टेज था, उसके अंदर ऐसे था, और फिर ये दो सेल्स में दो पार्ट्स में डिवाइड होके दोनों के पास दो पेयर क्रोमोसोम आ गए। ये इसमें दिखाया गया डिवीजन किस तरीके से हो रही है। एक्चुअली दो पेयर्स नहीं होते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो कितने हैं? 23 पेयर्स हैं, है ना। तो माइटोसिस में क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया माइटोसिस क्या है। माइटोसिस कौन सा डिवीजन है? जो कि अदर देन सेक्सुअल सेल्स को छोड़ के पूरी बॉडी में जो डिवीजन हो रहा है वो माइटोसिस हो रहा है। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। डिप्लॉयड का मतलब डबल, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड ही रहेगा। डिप्लॉयड मतलब पेयर्स में ही रहेगा, क्रोमोसोम्स जितने भी रहेंगे वो पेयर्स में रहेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो डिप्लॉयड रहेंगी। डिप्लॉयड का क्या मतलब है? डिप्लॉयड का मतलब है उसके अंदर डबल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रहेंगे। डबल का मतलब पेयर्स में उनके डीएनए रहेंगे। हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है? आप पढ़ेंगे माइटोसिस में हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रहेगा। डीएनए आपको पेयर्स में मिल रहा है, क्रोमोसोम्स जो है वो आपको पेयर्स में मिल रहे हैं। क्रोमोसोम हमेशा 23 पेयर में मिलेंगे, वो डिप्लॉयड सेल है। तो 23 पेयर्स जो है वो 23 पेयर्स ही मेंटेन रहेंगे माइटोटिक डिवीजन में। लेकिन जो मियोटिक डिवीजन होगा उसमें 23 पेयर्स की जगह पे 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। मतलब उसमें हैप्लॉइड हो जाती है सेल्स। हैप्लॉइड किस लिए होती है? क्योंकि 23 क्रोमोसोम मदर से आएंगे और 23 क्रोमोसोम फादर से आएंगे और दोनों ज्वाइन करके फिर से 46 क्रोमोसोम्स बना देंगे। हमारे अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, जिसको हम बोलते हैं 23 पेयर्स, जो दो दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े होते हैं, तो 23 पेयर्स बोलते हैं। तो जब माइटोसिस होता है तो 23 के 23 पेयर्स मेंटेन रहते हैं, डिप्लॉयड रहती है डॉटर सेल। लेकिन जब मियोसिस होता है, जब ओवम या स्पर्म बनते हैं, तो क्या हो जाता है? हैप्लॉइड हो जाती है सेल। मतलब क्या है? हैप्लॉइड से मतलब है कि उसके अंदर 23 पेयर्स की बजाय 46 क्रोमोसोम रहने की बजाय 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, जो कि 23 वो पेयर उनका टूट जाता है। तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बचते हैं, 23 एक पेरेंट से, 23 दूसरे पेरेंट से, और जो बच्चा होगा, जो प्रोजनी होगी, उसके अंदर अगेन 46 पूरे हो जाते हैं, 23 पेयर बन जाता है। ओके, तो माइटोसिस में क्या है? सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल होता है। डिप्लॉयड डॉटर सेल्स होंगी विद इक्वल एंड आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। जैसी सेल ये थी उसी का डिवीजन हुआ, वैसी की वैसी सेल बन गई, आइडेंटिकल, इक्वल। तो ये होता था माइटोसिस। माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, आपने देखा हम छोटे से थे, क्या कोई भी बच्चा छोटा सा होता है वो बड़ा हो जाता है। कोई भी और ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपने कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, पपी देख लीजिए, कोई बर्ड देख लीजिए, वो बड़ा हो जाता है। तो उसकी जो सेल, जो उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, वो सारी किस वजह से हो रही है? वो माइटोसिस डिवीजन हो रही है। मियोसिस कहाँ पे होगा? सिर्फ और सिर्फ जो सेल्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ वहाँ पे। ठीक है, तो हो क्या रहा है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ प्रॉपर सेल साइज। मेंटेन रहेगा बाय डिवाइडिंग एन ओवरग्रोन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स के अंदर ये हो रहा है। तो इससे जो है हम सिर्फ 3-4 बातें निकालेंगे। डिप्लॉयड डॉटर सेल्स रहेंगी, नंबर 1, ग्रोथ में काम आ रहा है, नंबर 2, प्रॉपर साइज मेंटेन हो रहा है, और कहाँ पे हो रहा है? सोमैटिक सेल्स में हो रहा है। इट हेल्प्स इन द सेल रिपेयर मैकेनिज्म में काम आता है, कॉन्टिन्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ सेल होता रहेगा। हमारी बॉडी में मान लो आपको कोई चोट लगी, चोट लग के आपकी ठीक हो जाती है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे? वहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। आपकी जो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स हैं उनका डिवीजन हो रहा है, वो दो दो पार्ट्स में टूट के नई सेल्स बना देती हैं, रिपेयर हो रही है।
तो क्या हो रहा है इसके अंदर, रिपेयर के अंदर काम आता है, ग्रोथ के अंदर काम आता है, कॉन्टिन्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। कहाँ कहाँ की लेयर्स चेंज होती हैं, हमारी स्किन चेंज होती है, हमारी म्यूकोजा चेंज होती है, हमारी आरबीसीज 120 दिन में मर जाती है, सारी की सारी जो लाइनिंग ऑफ गट है वो चेंज होती है, ब्लड सेल्स चेंज होती हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो आपस में आके मिल जाती है, मतलब साइंस से ही स्पिरिचुअलिटी जनरेट होती है। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, जितने भी महान महान मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, उन्होंने ही, अगर आप कोई भी फिलॉसफी का स्टूडेंट है या जिसको भी फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, तो उन सब की फिलॉसफीज़ है, उन्होंने फिलॉसफी के जो थिंकर्स हैं उसके बारे में पढ़ा था। मेरा ऑप्शनल था फिलॉसफी, तो उसमें क्या था कि आप जब पढ़ते हैं, आई वॉज सो सरप्राइज, वही पर्सन मैथमेटिशियन है और वही पर्सन फिलॉसफी बता रहा है, गॉड के बारे में बता रहा है, यूनिवर्स के बारे में बता रहा है, तो दोनों जाके कहीं पे मिल जाते हैं। बात ये इससे सामने आई कि जो हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं वो रिप्लेस होती रहती हैं, 120 दिन में आरबीसीज रिप्लेस हो जाती हैं, स्किन का भी अपना टाइम है, वो उतने दिन में रिप्लेस हो जाती है। अगर आप स्किन को हटाए भी ना तो भी स्किन रिप्लेस होती रहती है। अब कई बार आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, कुछ ऐसी बीमारी हो गई, टाइफॉइड हो गया, कुछ हो गया, काफ़ी दिन तक नहाए नहीं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर से मतलब पूरी स्किन हट जाती है, पूरी स्किन हटेगी। जब आप उसको पानी डालेंगे या सोप लगाएंगे तो पूरी स्किन आपकी रिप्लेस हो जाएगी धीरे धीरे। तो हमारी स्किन रिप्लेस होती रहती है, हमारी ब्लड सेल्स रिप्लेस होती रहती हैं। ये कहा जाता है कि हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है हर 3 से 6 महीने में रिप्लेस हो जाती है, सारी सेल्स नहीं बन जाती हैं, ऑलमोस्ट सारी सेल्स नहीं बन जाती हैं। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि आप जैसे भी हैं आप, अगर कोई ये कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकता, मैं फैटी चीज़ें खाना बंद नहीं कर सकता, तो वो सब जो है सिर्फ कहने की बात है। आप वो हैं ही नहीं जैसे आप बॉर्न हुए थे। आपकी बॉडी के अंदर नए सेल्स बनते जा रहे हैं, हर 3 से 6 महीने में आपकी बॉडी की सेल्स रिप्लेस हो जाती हैं, आप एक बिल्कुल नए इंसान बन जाते हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न ग्रो होता है, उतनी चीज़ें आप नहीं जानते थे पहले जितनी आप जानते हैं। तो ये साइंटिफिकली है प्रूवन, इसी से फिलॉसफी डिराइव हो रही है कि आप हर बार निरंतर आप बदल रहे हैं। बुद्धिज़्म भी यही कहते हैं ना, आप हमेशा निरंतर बदलते जा रहे हैं, आप वो है ही नहीं। तो आप ये कहना बंद करिए, जितने भी आप लोग स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं, आप ये बिल्कुल अपने आप को कहना बंद करिए, किसी को भी, कि आप ये सवाल नहीं कर सकते, आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, आप बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कौन नहीं कर सकता? आपका पुराना वर्जन नहीं कर सकता था, आपका नया वर्जन कर सकता है। हर बॉडी की सेल आपकी रिप्लेस हो रही है, नई सेल्स बन रही हैं आपके बॉडी में निरंतर, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। ओके, तो बैक टू माइटोसिस। तो माइटोसिस की बात कर रहे हैं हम। जो ग्रोथ होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वो किससे हो रही है? माइटोसिस से। तो ग्रोथ, रिपेयर, ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं? माइटोटिक डिवीजन से। तो इट इज़ नोन दैट द सेल कैन नॉट ग्रो इन साइज बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट विदाउट डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब सेल ग्रो कर रही है, उसका जो रेशो होगा वो खराब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो एक पर्टिकुलर साइज पर आएगी, जैसे ही ग्रो करेगी, इतनी सेल थी वो इतनी बन गई, इतनी के बाद एक पर्टिकुलर साइज है, ऐसा नहीं कि वो इतनी बड़ी बन जाएगी, नो, इतने साइज के आने के बाद वो डिवाइड हो जाती है, ताकि उसका रेशो जो है बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। तो जब एक पर्टिकुलर साइज पे एक सेल पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा? सेल का डिवीजन हो जाएगा। क्यों होता है सेल का डिवीजन? इन ऑर्डर टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। उसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो भी उतना ही रहे, उसका साइटोप्लाज्म है वो भी उतना ही रहे, क्योंकि वही चीज़ें डिफाइन करती है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से होगा। क्या और है? इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स फॉर हीलिंग वुंड्स। अभी हमने बात की। माइटोसिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जिसमें ग्रोथ होती रहती है एपेक्स पे, लेटरल कैम्बियम में। अगर प्लांट्स को आप देखेंगे, प्लांट्स हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब डिस्पाइट रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, प्लांट्स के केस में क्या होता है? निरंतर ग्रोथ मिलेगी आपको, पत्ते नए निकल रहे हैं। बाकी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता, उनकी हाइट एक फिक्स हो जाती है, उनका बॉडी साइज एक बार फिक्स हो जाता है, फिर नेल्स जो डेड टिश्यूज होते हैं सिर्फ उनकी ग्रोथ होती है लिमिटेड, वो भी। तो ये था माइटोसिस। माइटोसिस में क्या हुआ था? माइटोसिस में एक जो पेरेंट सेल थी उसकी 2 डॉटर सेल्स बन गई थी। डिप्लॉयड रहेंगे वो सेल्स जो रहेंगी वो डिप्लॉयड रहेंगी हमेशा। वो जो सेल्स होंगी वो डिप्लॉयड रहेंगी। वो जो है सोमैटिक सेल्स के अंदर होगा ये,
ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, इन सब के लिए ज़रूरी होता है। तो ये था माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस स्टेजेस के नाम आप पढ़ सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इस तरीके से आपको ये पता रहना चाहिए स्टेजेस के नाम है। हो सकता है कभी एग्जाम में आपको इसके नाम से पूछ लिया जाए कि भाई ये क्या है, प्रोफेज क्या है, ये एनाफेज, मेटाफेज, ये किस चीज़ की बात हो रही है। तो ये सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ की बात हो रही है, माइटोसिस की बात हो रही है। ओके, ये किसी बैक्टीरिया का नाम नहीं है। ये माइटोसिस था। तो इसमें आपने देखा किस तरीके से क्या होता है इंटरफेज के बाद। ओके, फिर हम बात करेंगे, ये मियोसिस का डायग्राम है। तो माइटोसिस आप समझ चुके हैं, अब हम मियोसिस के बारे में बात करेंगे, मियोसिस क्या होता है। तो अगर आप माइटोसिस समझ गए, आप हमने बात किया सोमैटिक सेल्स की और सेक्सुअल सेल्स की। तो जो सेक्सुअल सेल्स है हमारी, वो उसके अंदर जो डिवीजन होता है उसको कहते हैं मियोसिस। अब मियोसिस में क्या हो रहा है, अभी हमने बात किया कि हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसका मतलब है 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो माइटोसिस में क्या था, ये 46 के 46 क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते थे क्योंकि सोमैटिक सेल्स में डिवीजन हो रहा था। अब मियोसिस कहाँ पे हो रहा है, स्पर्म और ओवम फॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें क्या होता है, इट मेंटेन्स द सेम क्रोमोसोम नंबर इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। फ्रॉम अ डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। हमने बात किया था जैसे ही एक सेल है उसका डिवीजन हो जाएगा और क्या बन जाएंगे, इनको हमने गैमीट्स बोल दिया। गैमीट्स मतलब स्पर्म और ओवम बन जाएंगे। मेल होगा तो उसके केस में स्पर्म्स बनेंगे, फीमेल होगी तो उसके केस में ओवम बनेगा। तो क्या होगा, उसके अंदर हैप्लॉयड गैमीट्स बनेंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। 23 46 क्रोमोसोम्स से सिर्फ 23 रह जाएंगे, ओनली 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। पेयर टूट जाएगा, वो जो पेयर्स में थे एक एक वो टूट जाएगा वो डिप्लॉयड सेल में। वो विच इन टर्न फ्यूज टू फॉर्म, फ्यूज कहाँ पे होंगे, फ्यूज होंगे फर्टिलाइजेशन पर। जो ये फ्यूज होके दोबारा डिप्लॉयड सेल बनाते हैं, तो ये फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, ये जो फ्यूजन है यही है फर्टिलाइजेशन। जब ओवम जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो उसे हम क्या कहते थे, फर्टिलाइजेशन कहते थे इस प्रोसेस को। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा दोबारा से डिप्लॉयड नंबर बन जाता है। इतना डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अब आप, मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को भूल पाएंगे कभी, या आपको ये क्लैरिटी आपके माइंड में हो गई होगी। हैप्लॉइड सेल गैमीट्स बनते हैं और वो हैप्लॉइड सेल फिर से फ्यूज होकर डिप्लॉयड बन जाते हैं। हैप्लॉइड गैमीट्स आर फॉर्म ड्यू टू रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टू इट्स हाफ। वो कैसे बने थे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए थे। तो इससे क्या होता है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर एंड मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशी। अब आप समझिए कि अगर ये देखिए ये माइटोसिस मियोसिस है, अगर मियोसिस में क्या हो गया, मियोसिस 1 में क्या हुआ, सेल्स 2 डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे मियोसिस 2 में क्या होगा, हाफ 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 नंबर हो गया। अगर ये हाफ नंबर नहीं होता तो आप सोचिए जो ये डॉटर सेल्स बनती इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते, फिर ये फादर से भी 46 आ जाते, मदर से भी 46 आ जाते, तो कितने हो जाते, 46 पेयर्स हो जाते अब की बार 23 से। अब इसके बाद क्या होता, इनके भी 46 + 46 हो जाते, कितने हो जाते, 92 क्रोमोसोम्स हो जाते, फिर 92 पेयर्स हो जाते हैं इनके पास। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते जाते हर बार, अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड नंबर नहीं होता तो। लेकिन ऐसा नहीं होता तो क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रोमोसोम नंबर। उससे क्या होता है, स्पीशी की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। मेटरनल और पेटर्नल जो जीन्स हैं ये एक्सचेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। इट रिजल्ट्स इन वेरिएशन अमंग द ऑफस्प्रिंग। अब जो हमने बात किया था, मैं आपको बार बार समझाती हूँ, हमने एक बात किया था वेरिएशन कैसे होती थी। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्या है, 0 है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 0 नहीं है, नॉट ज़ीरो लेकिन मिनिमम है। सेक्सुअल में क्या है, सेक्सुअल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं फादर से एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं मदर से, तो वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगी। आधे क्रोमोसोम मदर के आधे फादर के, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो दोनों की जैसे होते हैं। तो वेरिएशन जब लेके आता है तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन लेके आता है। तो मियोसिस जो है और मैटरनल एंड पैटर्नल जीन्स जो होते हैं वो एक्सचेंज होंगे और क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, तो इट रिजल्ट्स इन वेरिएशन। तो वेरिएशन लाने के लिए ये मैकेनिज्म नेचर ने अडॉप्ट किया। ऑल 4 क्रोमेटिड्स होंगी जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट एंड गो ओवर सेपरेट। ये थोड़ा टेक्निकल लिखा हुआ है,
आधे आप ये समझिए आधे हो जाएंगे क्रोमोसोम, आधे हो जाएंगे, और वो आधे आधे जो सेल्स होंगी वो जब फ्यूज़ होंगी स्पर्म और ओवम, तो वो फिर से पूरे हो जाते हैं। वो आधे आधे, एक इधर से आता है एक इधर से आता है, पेरेंट्स से दोनों से, और वो फ्यूज रहते हैं। पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली दस कॉजिंग रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो इस तरीके से जो मियोसिस होता है वो सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होगा, उन्हीं सेल्स में होगा जिनको पार्टिसिपेट करना है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए इस वाले डायग्राम में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं माइटोसिस में क्या हो रहा है। माइटोसिस कहाँ हो रहा था, सोमैटिक सेल्स में। मियोसिस कहाँ हो रहा है, सेक्सुअल सेल्स में। माइटोसिस में मान लीजिए 2n था नंबर, 2n क्या था हमारा, 46 था। तो 2n से माइटोसिस हुआ, 46 मेंटेन रहा। यहाँ पे क्या है, 2n 46 है, यहाँ तक 46 मेंटेन रहा। फिर क्या होगा, 23 हो गया, ये 23 के हो गए। ये किसी एक सेल में हो रहा है, तो इसके अंदर आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगी तो स्पर्म और ओवम जो होंगे वो कंबाइन होकर फिर से फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना देंगे। तो ये था माइटोसिस एंड मियोसिस। हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में एनाफेज, टेलोफेज, मीटर में इन सब में नहीं गए, हमने सिर्फ कंसेप्ट समझा है। ये वाले चार्ट में आप रीड कर सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो माइटोसिस क्या है, अ प्रोसेस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच सेल डिवाइडेड इनटू टू प्रोड्यूसिंग अ रेप्लिका। डिप्लॉयड सेल्स इसमें रहेंगे। इसमें क्या हो रहा है मियोसिस में, टाइप ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ। हैप्लॉइड हो जाते हैं इसमें। कहाँ पे होता है ये, सब ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये कहाँ पे होता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट एंड फंगस। वो ऑर्गेनिज्म के सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। अब आप अगर बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस तो हो ही रहा है पूरा टाइम, लेकिन मियोसिस भी हो रहा है सिर्फ कहाँ पे, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है सिर्फ उसके उसमें। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, ए सेक्शुअल, इसमें सेक्शुअल होगा। जेनेटिकली क्या होगा, प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म सेल्स, इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट सेल्स बनेंगे। देखो एक चीज़ को समझना, कंफ्यूज मत होना, माइटोसिस जो है टाइप ऑफ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें सेम रहता है। मतलब उनकी जो ग्रोथ होती है, उसकी ग्रो करने के बाद वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, वही उनका रिप्रोडक्शन है। हायर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग है। ग्रोथ जो होता है उनका माइटोसिस से हो रहा है, जिसमें सेल डिवाइड हो रही हैं और डिप्लॉयड सेल्स आ रही हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, मियोसिस, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस हो रहा है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में। लोअर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ माइटोसिस होता है, उनकी सेल ग्रोथ ही उनका रिप्रोडक्शन है। हायर ऑर्गेनिज्म में जो उनकी सेल ग्रोथ होती है, जो उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है, वो माइटोसिस से होती है। और उनकी जो रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गेनिज्म, वो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जो सेल्स इन्वॉल्व हैं, सिर्फ उनके अंदर मियोसिस होता है, क्योंकि दोनों को गैमीट्स बनाने हैं और गैमीट्स को फ्यूज़ होना है, और फ्यूज़ होके फिर से वो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करते हैं। तो जेनेटिकली क्या हो रहा है, आइडेंटिकल सेल्स हैं, इसमें डिफरेंट सेल हैं। क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। यस, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है इसके अंदर। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नो, इसमें होती है। नंबर ऑफ डिवीजन एक ही होती है, इसमें 2 डिवीजन होती है। नंबर ऑफ डॉटर सेल 2 डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस होती हैं, इसके अंदर 4 हैप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। सो दिस वाज द सेल डिवीजन। इसमें हमने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में बात किया। हमने ये बात किया कि माइटोसिस कहाँ पे होता है, वो ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व है, और मियोसिस कहाँ होता है, वो सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो ये हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपको इसकी कंसेप्ट समझ में आए होंगे, आपको इसका जो टेक्निकल जो इसकी टर्म्स थी, जैसे कि सोमैटिक सेल्स, जैसे कि इंटरफेस, ये जो हमने स्टेजेस के नाम पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये कुछ थी फैक्ट से, ये कुछ चीज़ें आपको रटनी थी। कंसेप्ट्स आपने समझ लिए, हैप्लॉइड सेल क्यों बनती हैं और डिप्लॉयड सेल्स क्यों बनती हैं। डिप्लॉयड मेंटेन रहती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, और हैप्लॉइड बनती हैं हमारे गैमीट्स बनते हैं जो उसके लिए। और गैमीट्स कहाँ करते हैं, वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है फीटस का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, वो ग्रोथ करके फिर फुल फ्लैजेड ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। सो दैट्स इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आई होप आप ये इससे जुड़े हुए सवालों को भी सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।